हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग पॉइंट। आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर हमारे आसपास के द्रव के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है और मैं एक और दो वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले एक भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस पार्ट में हम निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। द्रव किसे कहते हैं, द्रव के निम्नलिखित गुणों को परिभाषित करना, परमाणु किसे कहते हैं, द्रव की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करना और द्रव की अवस्थाओं पर तापमान और दाब के प्रभाव। तो प्रश्न पहला है, द्रव किसे कहते हैं। प्रत्येक चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह द्रव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं वो सभी और जिनका खुद का द्रव्यमान होता है वे सभी द्रव हैं। द्रव छोटे छोटे कणों से बने हैं जो आपस में जुड़ गए हैं। हम इन कणों को नहीं देख सकते हैं परंतु द्रव्य को हम देख सकते हैं। हम इन कणों को नहीं देख सकते, हम इन कणों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, परंतु द्रव्यों को देख सकते हैं। और उदाहरण के लिए एक पुस्तक, कार, पत्ते, हैंडसेट, लकड़ी आदि, ये सभी क्या हैं, द्रव के उदाहरण हैं। प्रश्न दूसरा है, द्रव के निम्नलिखित गुणों को परिभाषित करें। तो दोस्तों द्रव के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे पहला है द्रव्यमान, दूसरा है आयतन, तीसरा है पदार्थ। सबसे पहली बात करें दोस्तों, द्रव्यमान क्या होता है। द्रव का द्रव्यमान होता है अर्थात इसका भार होता है। एक वस्तु जितनी अधिक भारी होती है उतना ही अधिक उसका द्रव्यमान भी होता है। आयतन, द्रव स्थान घेरता है, इसका अर्थ है कि उसका आयतन होता है। अब बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ भी एक शुद्ध प्रकार का द्रव है जिसके घटक एक ही प्रकार के हैं, जैसे जल, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन पदार्थ उदाहरण। ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये द्रव में निम्नलिखित गुण होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु के विषय में सर्वप्रथम आधुनिक विचार जॉन डाल्टन ने 1803 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार परमाणु एक मूल इकाई है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इसके आधार पर उन्होंने द्रव के सभी रासायनिक गुणों को समझाया था। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, द्रव की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों द्रव की जो निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें पहला है द्रव की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव और गैस। दूसरा है द्रव की रासायनिक संरचना, जैसे तत्व, मिश्रण या यौगिक। इसमें हम केवल द्रव के प्रथम अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे जो है द्रव की भौतिक अवस्था। तो दोस्तों बात करते हैं, द्रव आमतौर पर 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस के रूप में रहता है। यानी द्रव जो है आमतौर पर 3 अवस्था में ही पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में रहता है। द्रव की इन तीनों अवस्थाओं के अलग अलग गुण हैं। दोस्तों पानी ही ऐसा केवल एक पदार्थ है जो तीनों ही अवस्थाएं पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस पाया जाता है। जैसे कि भाप या जलवाष्प गैस के रूप में पाया जाता है और कमरे के तापमान पर पानी द्रव की अवस्था में पाया जाता है और बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव की तीनों अवस्थाएं अंतराणुक बल तथा तापीय ऊर्जा जो मूल रूप से तापमान पर आधारित है, दोनों पर ही निर्भर करती है। दोस्तों जो द्रव की जो तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, ये अंतराणुक बल तथा तापीय ऊर्जा के कारण जो है वो तापमान पर आधारित होती है। और तापीय ऊर्जा यदि अंतराणुक बल से अधिक होती है तो द्रव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकती है। अगर दोस्तों तापीय ऊर्जा अगर अधिक होगी तो वो अंतराणुक बल यानी कि अंदर आंतरिक बल के कारण जो है द्रव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकती है। आगे हम बात करते हैं, द्रव की दूसरी अवस्था है ठोस। हम असंख्य ठोस वस्तु से घिरे हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, एक पत्थर, पेंसिल, कलम आदि सभी ठोस के उदाहरण हैं। ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं और यह स्वयं ही बदलते हैं। ठोस में घटक, कण और एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। दोस्तों ठोस का आकार और जो आकृति निश्चित होते हैं और ये स्वयं नहीं बदलते हैं। इन्हें परिवर्तित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं। ठोस में जो घटक कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं और घटक कणों के मध्य प्रबल अंतराणुक बल होता है। और जो इन घटक कणों के मध्य यानी बीच में कौन सा बल लगता है तो वो अंतराणुक बल लगता है। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता।
जब एक ठोस गर्म किया जाता है तो उसके कणों की तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम से ठोस का द्रव में रूपांतरण होता है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, यानी कि अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो उसके जो कण हैं वो तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है, उसके कणों में तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ठोस जो है वो द्रव में रूपांतरण, यानी कि बर्फ़ जो है पानी के रूप में रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे ठोस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को, उस ठोस को क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक कहते हैं। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठोस में जो ठोस के जो कण होते हैं वो काफ़ी निकट होते हैं और उनके बीच ससंजक बल कार्य करता है, और द्रव और गैस में जो कण होते हैं वो एक दूसरे के निकट नहीं होते हैं, वो दूर होते हैं और इनके बीच असंजक बल काम करता है। आप गैसों में देखेंगे तो इसके जो कण हैं वो तेज़ गति से गतिमान करते रहते हैं, वो और ये कण कभी एक दूसरे के समीप नहीं आते हैं। अब हम द्रव की अवस्था के बारे में बात करते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव सरसों का तेल, पानी, मिट्टी का तेल आदि द्रव के उदाहरण हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु द्रव की जो आकृति वो निश्चित नहीं होती है। द्रव के जो अंतराणुक बल होते हैं वो ठोसों की तुलना में दुर्बल होते हैं। जैसे हमने दोस्तों अभी इमेज में हमने देखा कि जो द्रव के जो कण हैं वो ठोसों की तुलना में बहुत ही दुर्बल होते हैं, परंतु गैसों की तुलना में बहुत ही प्रबल होते हैं। द्रव के जो दो घटक हैं वो कण जो हैं वो एक दूसरे से टूट कर अलग हो जाते हैं और दूसरे अणु के पास आने पर उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अब दोस्तों द्रव की तीसरी अवस्था गैस के बारे में बात करते हैं। हम गैसों को नहीं देख सकते मगर ये हमारे चारों ओर मौजूद हैं। दोस्तों हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार से और भी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं, जो हमारे पृथ्वी में मौजूद है, लेकिन उन्हें केवल हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, ये सभी गैसें जो हैं ये हमारे चारों ओर मौजूद हैं। गैस के अणु अंतरा अणुक बल कमजोर होने के कारण आसानी से गतिमान रहते हैं, चारों तरफ विस्तृत रहते हैं। इसी के कारण से गैस बहुत संपीड़ी होती है। इसी कारण से गैस जो बहुत संपीड़ी होती है, यानी बहुत तेज़ी से फैलती है गैस। गैसों को हम केवल एक निश्चित सीमा तक संपीड़ित कर सकते हैं, और गैसों की भी एक निश्चित सीमा होती है जहाँ तक हम संपीड़ित कर सकते हैं। उस सीमा के बाद गैस के अणुओं के प्रतिकर्षण बहुत अधिक हो जाता है। दोस्तों तापमान भी गैस के आयतन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जब एक बंद पात्र को गर्म किया जाता है तो उसमें तेज़ी से आयतन बढ़ने के कारण साथ विस्फोट होता है। दोस्तों अगर आप एक बंद पात्र, जैसे कि आप एक कुकर लेंगे, खाना पकाएंगे और वो बंद रहेगा, पात्र जो बंद रहेगा, अगर उसमें सीटी ना निकले, अगर हवा पास ना हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो गैसों के तेज़ी से आयतन बढ़ने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा? विस्फोट हो सकता है। गैस संपीड़ित होने के कारण हम CNG, जिसकी फुल फॉर्म में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, व रसोई गैस सिलेंडर का प्रयोग कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर गैस संपीड़ित नहीं हो पाती तो आज हम जो रसोई गैस का प्रयोग करते हैं अपने किचनों में, या CNG गैसों का प्रयोग करते हैं, वो शायद हम प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा रसोई गैस होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से दोबारा समझते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा जो ठोस के कण हैं वो एक दूसरे के निकट हैं और समीप हैं, और इनके बीच ससंजक बल कार्य करता है। और द्रव में जो द्रव के कण हैं वो एक दूसरे के निकट नहीं है, वो एक दूसरे से दूर हैं। और गैस में जो कण हैं वो गतिमान कर रहे हैं, सारे कण गतिमान कर रहे हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। तो इस चित्र को देखकर दोस्तों पता चलता है ठोस, द्रव, गैस में अणुओं के वितरण का योजनाबद्ध निरूपण हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। द्रव की अवस्थाओं पर तापमान और दाब का प्रभाव। उत्तर है जब हम एक ठोस को गर्म किया जाता है, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है। अगर आप ठोस को गर्म करेंगे तो वो फैलता है और वह अधिक स्थान घेरते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बर्फ़ लें तो बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? वो आयतन में फैलेगा और इससे वो अधिक स्थान घेरेगा। यदि ताप में और वृद्धि होती है, या यदि हम ताप में और वृद्धि करें तो कण जो है अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं और अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं और ठोस पिघल जाता है। और जब हम इसे और अधिक गर्म करते हैं अगर बर्फ़ को, तो वह और अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं और अपना निर्धारित स्थान छोड़कर वो लिक्विड में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और गर्मी प्राप्त करके एक द्रव गैस में परिवर्तित होता है।
ये इसलिए होता है कि कणों की जो गतिज ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि द्रव के अंतर अणु बल पर काबू कर लेती है। क्या कर लेते हैं दोस्तों? काबू कर लेती है और द्रव गैस में बदल जाता है। और द्रव किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। जैसा दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है वाष्प के रूप में गैस में बदल जाता है, वाष्प भाप के द्वारा गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब गैस को गर्म किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गैस को गर्म किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है और द्रव जो है हिमकरण के माध्यम से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पानी हिमकरण के द्वारा बर्फ के रूप में रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और ये क्रियाएं इसी प्रकार से चलती रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि तापमान बढ़ाने पे क्या क्या परिवर्तन होगा और तापमान घटाने में क्या क्या परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें तापमान बढ़ाने पे क्या क्या परिवर्तन होता है ठोस और द्रव गैस में, तो कुछ इस प्रकार से है। ठोस को अगर हम अधिक मात्रा में तापमान गर्म करते हैं तो ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव में अधिक तापमान बढ़ाने पर वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम गैस में अधिक तापमान बढ़ाएंगे तो गैस जो है द्रव के रूप में रूपांतरित हो जाएगा और द्रव से फिर वो ठोस के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।